फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी 3.0 के लिए जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से भी किसी भी प्रश्न में दिक्कत होता हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ से गए थे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एस राजपूताना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस राजपूताना। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात हुआ है तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो वह 1932 ईस्वी में हुआ था। इसे ही पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। तो बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में जो एक्ट आया था, तो उसके अंतर्गत कितना वर्ष लड़की के विवाह की उम्र निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष लड़की के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक एक्ट आया था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट के अंतर्गत लड़के का उम्र 18 वर्ष और लड़की का उम्र 14 वर्ष विवाह के लिए निर्धारित किया गया था। और शारदा एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को शारदा एक्ट लागू किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने तैयार किया था? तो जिन्ना और पटेल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था यह कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी 1946 ईस्वी को INS तलवार के सैनिकों द्वारा नौसेना विद्रोह शुरू किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर टिप्पणी की थी कि हिंसात्मक कार्यवाही के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है। एक होना अपवित्र बात है, यह किसने कहा था? यानी किसका कथन है यह? तो गांधी जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। तो संशोधन अधिनियम 1781 ईस्वी को, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। और यह जो आया था संशोधन अधिनियम 1781, संशोधन अधिनियम 1781 जो आया था किस लिए आया था? तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इन्हीं की कमियों को ठीक करने के लिए या खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था 1781 का एक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और यह लाया किसके द्वारा गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंध थे, यानी संबंधित थे गुडेम रंपा विद्रोह से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू
गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रंपा विद्रोह जो हुआ था यह कहाँ पे हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत का संविधान जो है यह अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है, न कि कठोर संविधान है। भारत में जो है दोहरी नहीं बल्कि एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है का प्रावधान किया गया है। यानी इसका चर्चा जो है कितने अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत का अंत किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। तो 39A में जो है 39A में समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39A में चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 39 में क्या है, तो समान काम के लिए समान वेतन है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के डैश द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार को करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 में ये सब बात कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समता है। और अनुच्छेद 15 में क्या है, तो धर्म, लिंग, जाति, स्थान के नाम पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की चर्चा की गई है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील जो है वह केरल की वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील कहाँ पर पड़ता है, केरल में। उल्लर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अंशुपा झील कहाँ है, ओडिशा में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्षा जल का संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई। वर्षा जल से क्या करते हैं ज़्यादातर, तो सिंचाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है। उर्वरकों का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है यह उर्वरक का उत्पादक राज्य नहीं है। उर्वरक का उत्पादक राज्य जो है वह गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, केरल है। इसके साथ साथ और भी राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र है, असम है, पश्चिम बंगाल है, गोवा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, तो तापी नदी। और यह नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है तापी नदी का, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की श्रृंखला में स्थित मुल्ताई से निकलती है तापी नदी। और यह जो नदी है भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। 4000 मीटर या 4000 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4000 मीटर या 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से कौन सी नदी निकलती है, तो व्यास नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और व्यास नदी जो है यह रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, इसका शॉर्ट नेम जो है BSTPS यानी बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो यह बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और यह जो है यह एनटीपीसी की एक यूनिट है। एनटीपीसी की जो है यह एक यूनिट है। कौन? तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। और एनटीपीसी की स्थापना कब किया गया था? तो 1975 ईस्वी में एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार कब भारत का एक अलग प्रदेश बना? तो 1912 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में जो है बिहार विधिवत रूप से एक अलग प्रांत बना था। इसके बाद जो है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? बिहार में 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1912 ईस्वी में, जो कि कौन सा अधिवेशन था? तो 27वां अधिवेशन था। उसके बाद 1922 ईस्वी में यह जो था 38वां अधिवेशन था। और उसके बाद 1940 ईस्वी में बिहार और झारखंड एक ही था। तो 1940 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था वह 53वां अधिवेशन था और रामगढ़ में हुआ था। 27वां अधिवेशन जो हुआ था यह कहाँ पे हुआ था? 1912 ईस्वी में 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष RN मधोलकर थे। 1922 का 38वां अधिवेशन जो हुआ था गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वह चित्तरंजन दास थे। 1922 का कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1940 का जो 53वां अधिवेशन हुआ था वह रामगढ़ झारखंड में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो यह था महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है इसके बाद भोला पासवान शास्त्री जो हैं, भोला पासवान शास्त्री ये बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। और श्री सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में सागर कवच अभियान या अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो यह लक्षद्वीप में भी किया गया, आंध्र प्रदेश में भी किया गया, तमिलनाडु में किया गया। इसका राइट आंसर जो है एक से अधिक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। देश के नए लोकपाल के रूप में AM खानविलकर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा AM खानविलकर को देश का नया लोकपाल नियुक्त किया गया। और ये जो है पिनाकी चंद्र घोष कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष भारत का पहला लोकपाल नियुक्त हुआ था। भारत का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2024 को किस नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? 30 अप्रैल 2024 को किसे नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर? तो इससे पहले जो था वह करमबीर सिंह था, एडमिरल करमबीर सिंह था, उसी के स्थान पर ये आए हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड जो बनाया है यह रविचंद्रन अश्विन ने बनाया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक हैं। ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक जो हैं
यह नाइट्रस ऑक्साइड है, ब्रोमीन है, हेलोकार्बन है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः पौधे क्या करते हैं। सामान्यतः पौधे जो करते हैं वह जल संरक्षण भी करते हैं, प्रदूषण नियंत्रण भी करते हैं और मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है। ब्रोंकाइटिस रोग का कारण जो होता है, ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या होता है, धूम्रपान होता है। ब्रोंकाइटिस रोग का कारण धूम्रपान होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी। पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना जो दी थी वह चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकीय शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सब क्वेश्चन आपको हम सेट में पढ़ाए हुए हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है वह कौन सा है। तो राइजोबियम भी है, क्लोरोबियम भी है और एजेटोबैक्टर भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समताप मंडल में ओजोन परत के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किसके द्वारा किया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और समताप मंडल जो आता है यह क्रम के अनुसार कितने नंबर पे आता है। तो दूसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल आता है। यानी क्षोभ मंडल पहला मंडल है, उसके बाद जो आता है वह समताप मंडल ही आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सभी जीव जंतु के लगभग 98% द्रव्यमान में कौन से तत्व होते हैं। सभी जीव जंतु के लगभग 98% द्रव्यमान में कौन से तत्व रहते हैं। तो 6 तत्व रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का शरीर जो होता है वह तत्वों से मिलकर बना होता है मुख्य रूप से। तो जिसमें 65% जो होता है वह ऑक्सीजन ही होता है मानव शरीर में। इसके बाद कार्बन 18.5% होता है, हाइड्रोजन 9.5% होता है, नाइट्रोजन जो होता है वह 3% होता है, कैल्शियम 2% होता है और फास्फोरस 1% होता है। ये 6 तत्वों का नाम बताए आपको हम। और मानव शरीर में जो होता है पानी लगभग जो होता है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 60 से 65% होता है। 7 से 65% होता है। और मानव शरीर में ब्लड जो होती है वह शरीर की कुल वजन का 7% होता है। शरीर की कुल वजन का 7% मानव शरीर में खून रहता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दे तो क्या होगा। तो लोलक जो होगा वह शीघ्र ही रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोलक की जो आवर्तकाल निर्भर करता है वह लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा। इसका वेग जो होगा वह कितना होगा। तो इस वेग कितना होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सीधे समय के समानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप सूत्र जानते हैं v बराबर u प्लस AT होता है, u प्लस AT होता है। और इसका जो u 0 हो जाएगा तो v बराबर AT जो हो जाएगा, यानी a का मान v का मान बढ़ेगा तो t का मान बढ़ेगा, t का मान बढ़ेगा तो v का मान बढ़ेगा, यानी सीधा समानुपाती होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नहीं के बारे में पूछा गया है। तो कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वह पूछा गया है।
ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। यहाँ पे लिखा गया है अनिश्चित, तो ये गलत है। ठोस पदार्थों का आयतन ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है। हाँ, निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, तो सही है। ठोस पदार्थ कठोर भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, इसमें तो दोनों बात है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर, ये गलत पूछा गया है। 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन गलत पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्यों पूछा गया है कि ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित नहीं बल्कि निश्चित होता है, तो गलती की पहचान करना था, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही था। ठोस पदार्थ जो होते हैं वह कठोर ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कितनी कक्षाएं होती है? तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कितनी कक्षाएं होती है? तो 3 कक्षाएं होती है तीसरे आवर्त में, के, एल और एम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट जो होता है वह लवण अम्लीय है। और ये जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट जो होता है यह क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो पीएच मान होता है वह 11.5 होता है और सोडियम एसीटेट का पीएच मान 9 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र डैश होता है? जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीसोसोम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन भाग जो होते हैं वह पुंकेसर और कार्पल्स दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? यकृत में यूरिया का संश्लेषण और ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय को मदद की। किसने की थी? तो डेविड हेयर ने मदद की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद डेविड हेयर से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से ही 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने ही 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो यह हैदराबाद का निजाम था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और सहायक संधि की प्रणाली को हैदराबाद कब स्वीकार किया था? तो 1798 ईस्वी में इसे स्वीकार किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? मोपला विद्रोह जो हुआ था यह केरल के मालाबार तट पे हुआ था और यह जो हुआ था 1921-22 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में इसकी घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और वर्ष 1906 में 22वें कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग जो थे यह ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्ष पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर
कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया। तो बिठूर में जो महल था उसे जो है मुख्यालय बना दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है। तो आपातकाल की चर्चा जो है अनुच्छेद 352 से सार्थक है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया तथा राज्य में जो द्वैत शासन लागू था उसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। इस समिति का जो गठन है किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, उस व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में इस समिति का गठन कर सकता है, यानी ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस पर निगरानी रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निगरानी समिति ग्राम सभा की कार्यों को क्या करती है। तो ग्राम सभा के कार्यों पर अपना प्रतिवेदन देते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन है। अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला निम्न में से व्यक्ति कौन है। तो यह कौन है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फेबियन वेलिंग सॉसेन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था। तो फेबियन वेलिंग सॉसेन। और रामचरण जी कौन थे। रामचरण जी जो थे यह अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। कौन। तो रामचरण जी। और ये जो है डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में मतदान के लिए जो उम्र निर्धारित किया गया है वह 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है, इसी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है। निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कृषक मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं। निर्वाह कृषि जो होता है इसमें कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषक कृषि करता है, यानी खुद की जीवन यापन के लिए, यानी खुद के खाने के लिए उत्पादन करते हैं निर्वाह कृषि में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14.2%। और यह टोटल कितना था मुस्लिम धर्म की जनसंख्या। तो 17.22 करोड़ था। किसके अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कौन सा है। तो
तो भेल जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भेल की जो स्थापना हुई थी यह कितना ईस्वी में हुई थी, तो 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे भी आते हैं, डाकघर भी आते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है, तो यह किस देश में स्थित है, न्यूजीलैंड देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषुव को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है, विषुव को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और विषुव जो होता है पृथ्वी की वह स्थिति होता है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात दोनों बराबर होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से मुद्रा को अन्य भौतिक परिसंपत्तियों से अलग किया जा सकता है जो मूल्य के संचय का कार्य कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मुद्रा का संचय करना आसान होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था, नियामक ढांचा पेश किया था, कब किया था, तो वर्ष 2022 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्सों में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है, यानी संकेत क्या है, तो संकेत जो होता है इसका AW होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार की जलवायु को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो CWG के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संभावित दावेदार है, एक संभावित दावेदार है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पोलियो। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पोलियो। और पोलियो जो रोग होता है यह इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो रोग जो होता है तो यह पोलीमेलिटस वायरस के कारण होता है, पोलीमेलिटस वायरस के कारण पोलियो रोग होता है। इसके बाद जो होता है मलेरिया रोग, यह मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और तपेदिक रोग जो होता है, तपेदिक रोग यह किसके कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण तपेदिक रोग होता है। और पोलियो की टीका की खोज किसने किया था, पोलियो की टीका की खोज जॉन ई साल्क ने किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है, किस प्रकार का कर है, तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। और वसूली गई फीस और जुर्माना जो है एक गैर कर प्राप्ति है, तो यह सही है। और नागरिकों से ऋण लेना राजस्व प्राप्ति है, नहीं, राजस्व प्राप्ति नहीं है बल्कि पूंजी प्राप्ति है। नागरिकों से ऋण लेना क्या कहलाता है, नागरिकों से ऋण लेना जो होता है वह पूंजीगत प्राप्तियां होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गाँव में कौन सी पहल शुरू की है, तो अपार पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपार का उद्देश्य क्या होता है, तो एक राष्ट्र एवं एक छात्र आईडी होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस नामक उपग्रह लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, तो नासा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 18-19 नवंबर 2024 तक G20 का आगामी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा या आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह कहाँ किया जाएगा,
इसका राइट जो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ब्राज़ील में। कहाँ किया जाएगा? ब्राज़ील में। और 2025 में कहाँ किया जाएगा? 2025 में दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। और 2026 में इसका आयोजन जो है अमेरिका में किया जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य का वर्ष घोषित किया है? नौसेना असैन्य का वर्ष घोषित किया है तो 2024 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आपको मिलान करने वाला है, यानी सुमेलित करने वाला है। ओजोन परत है, CO2 का न्यूनीकरण है, सतत विकास है और संकटकारी अपशिष्ट है। ओजोन क्षरण जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, तो यह कब आया था? तो सबसे पहले यह जो आया था, यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसका संरक्षण पर चर्चा किया गया था। CO2 का न्यूनीकरण जो है यह क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया था। सतत विकास का लक्ष्य जो रखा गया था, यह किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? सतत विकास का लक्ष्य रियो समिट में किया गया था। और संकटकारी अपशिष्ट जो है यह बेसल कन्वेंशन में किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह कब आया था? तो 1987 ईस्वी में आया था। इसके बाद रियो समिट यह 1992 ईस्वी में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल यह 1997 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1997 ईस्वी में आया था। इसके बाद बेसल कन्वेंशन यह 1989 ईस्वी में आया था। ये आप डेट भी याद रखिएगा, ईस्वी भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो होता है वह कहाँ पे होता है? तो आइसलैंड में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भारत में जो है भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र कहाँ है? तो लद्दाख की पूगा घाटी में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगर कचरा युक्त पानी को पिया जाए तो निम्न में से कौन सी बीमारी होगी? अगर हम कचरा युक्त पानी को पीते हैं तो टाइफाइड रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और मलेरिया रोग जो होता है यह मच्छर के काटने से रोग होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र का जो इंग्लिश होता है वह इकोसिस्टम होता है, किस संपन्नता को क्या कहते हैं? तो इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक पोषण कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? निम्न में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? तो मलाई उतारा हुआ दूध। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मलाई उतारा हुआ दूध। इसके बाद दूध का जो रंग सफ़ेद होता है वह केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। वही दूध का पीला रंग जो होता है वह केरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। दूध में ही रेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, और ये अगला क्वेश्चन जो है 127 का, यह आपको पीछे भी इससे पहले 1 या 2 सेट पहले में पूछा गया था कि निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो स्वजीव जो होते हैं वह उत्पादक होते हैं, परोपजीवी जो होते हैं वह उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन सब आते हैं? तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तृणभक्षी जो होते हैं यह गौण उपभोक्ता नहीं होते हैं। तो यह आपको पूछा गया है कौन सुमेल नहीं है, यानी किसका मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 60 सेंटीमीटर है। चश्मे के लेंस प्रयुक्त करने पर यह दूरी घटकर 12 सेंटीमीटर रह जाती है। लेंस की क्षमता क्या है? तो यहाँ से आप अगर लेंस सूत्र से पहले 1/f बराबर आपको 1/v माइनस 1/u निकालना होगा। इस सूत्र से आपको प्रयोग करके जो है फोकस दूरी निकालना होगा, यहाँ से f निकालना होगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि p बराबर 1/f होता है। p बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो यहाँ से आपको जो है
20/3 डाइऑप्टर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपूर्णांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपूर्णांक n2 है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो sin I/sin R किसके बराबर होता है? तो n2/n1 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपवर्तनांक किसे कहा जाता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग एवं माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। या कह सकते हैं कि किसी माध्यम की वह क्षमता जिससे वह प्रकाश की किरण की दिशा बदल देता है उसे ही अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक एक संख्या होता है, इसका कोई मात्रक एवं विमान नहीं होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर किसके आरोपण को मापने हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बल को मापने हेतु किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीऑन गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, ये सब गैस क्या है? तो इनर्ट गैस है। कौन सा गैस है? इनर्ट गैस है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो कभी यह देखा गया कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है यानी फूट जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होता है? तो खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लोरोफॉर्म के संबंध में आपको सही कथन चुनना है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है यह एक संवेदना हारक एवं फॉस्जीन उत्पन्न करता है, यानी इसका राइट आंसर जो है बी एवं सी दोनों से है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र जो होता है वह CHCl3 होता है। CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। और फॉस्जीन का सूत्र क्या होता है? फॉस्जीन का सूत्र क्या होता है? तो फॉस्जीन का सूत्र COCl2 होता है। COCl2 फॉस्जीन का सूत्र होता है। और क्लोरोफॉर्म जो है इसका खोज किसने किया था? तो सिम्पसन ने किया था। क्लोरोफॉर्म का खोज सिम्पसन ने किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामले में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है। इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा इसे रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन जो होता है यह खरपतवारनाशी हार्मोन होता है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है GKGS का कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो अनुमस्तिष्क भाग उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुमस्तिष्क को ही मेटेनसिफेलॉन कहा जाता है। और अनुमस्तिष्क का कार्य ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना है और इसका कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। किसका कार्य? अनुमस्तिष्क का कार्य। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।